नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सियासत की खबर की करेंगे। चुनाव वाले बिहार में सभी नेताओं की नजर वोट बैंक को मजबूत करने पर टिकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक अति पिछड़ी जातियों को साधने में जुटे हुए हैं। पटना में अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और खुद को मौका दिए जाने और समाज के आखिरी पायदान पर मौजूद लोगों की बेहतरी के लिए कई घोषणाएं की। अब सवाल यह है कि अति पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है। आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक अति पिछड़े वर्ग को अपने पाले में करने के लिए पटना में एक बड़ी सभा की। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में अति पिछड़े समाज के बीच बोलते हुए तेजस्वी ने बड़ी बातें कही। कहा, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की मार सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग झेल रहे हैं। आप मौका दीजिए, अति पिछड़ा को पिछली बार से ज्यादा सीट देंगे। आप एक कदम चलेंगे तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। आप सब अति पिछड़ा समाज से हम कहना चाहते हैं कि पिछले बार हमने अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया था। आने वाला 25 के चुनाव में उससे ज्यादा अति पिछड़ा समाज को टिकट देगा। आप 1 कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। आप 4 कदम चलिएगा तो हम 16 कदम चलने का काम करेंगे। चुनावी साल में अति पिछड़ा वोट बैंक पर सभी की नजरें हैं। दरअसल 2023 के कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में 36% आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है। नीतीश के लिए अति पिछड़ी जातियां मजबूत वोट बैंक रही हैं। बिहार में 113 अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का सवाल है। तेजस्वी की नजर नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक पर है। जाहिर है, तेजस्वी की ताजा रैली और बयान के बाद सियासत तेज है। सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी यादव को बार बार आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाकर अति पिछड़ों के लिए क्या कुछ किया गया, इसकी दुहाई दी जा रही है। कहने को तो हमेशा अति पिछड़ों की राजनीति करते रहे, परंतु जिंदगी भर कांग्रेस के साथ खड़े रहे। कांग्रेस जिसने मंडल कमीशन को रोका। माता राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो अति पिछड़ा को पंचायतों के चुनाव में, निकायों के चुनाव में आरक्षण से वंचित करके उनको सम्मानित करने का काम किया गया। वाह तेजस्वी जी, उनको सम्मानित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। चुनाव से पहले अति पिछड़ी जातियों को लेकर सियासत गर्म है। मौजूदा एनडीए की सरकार और पूर्व के आरजेडी के शासनकाल में पिछड़ों को लेकर किए जा रहे दावों के बीच सवाल यही कि अति पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, तेजस्वी यादव ने नीतीश के अति पिछड़े वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए आज पटना में एक बड़ी सभा की। इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता से एक मौका देने की अपील भी की और कहा कि अब नीतीश सरकार खटारा गाड़ी की तरह हो चुकी है, जिसे अब बदलने की जरूरत है। तेजस्वी के बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में तेजस्वी यादव जमकर गरजे। उन्होंने एक बार फिर बिहार की जनता से अपने लिए एक मौका मांगा और कहा कि सरकार जब 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देती तो फिर 20 साल पुरानी गाड़ी आखिर क्यों चलाई जाए। देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार का है, हम लोग चलाएंगे। खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़ने लगता है, पुराना हो जाता है। तेजस्वी यादव ने ये भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार में गरीबों और अति पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ। उन्होंने कहा कि जब वे सरकार में आएंगे तो सामाजिक न्याय होगा, अपराधियों को जेल में ठूंसा जाएगा। तेजस्वी के इस बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू जी का ब्रीड नहीं चलना है, क्योंकि लालू जी का ब्रीड का मतलब होता है एक जालिम सरकार,
भ्रष्टाचारी सरकार, वंशवादी सरकार, परिवारवादी संस्कार, राजनीति के अनाचारियों का एक समागम है। तेजस्वी यादव जी, बिहार को धोखे का बीज नहीं, भरोसे का शासन चाहिए। बिहार की जनता अच्छे से जानती है, राजद का बीज मतलब परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराध की फसल लहराना। पहले भी आपने झूठ का बीज बोया था, लेकिन न भरोसा बचा न कोई फसल उगी। दरअसल बिहार में अति पिछड़ा को आमतौर पर नीतीश कुमार का सपोर्टर माना जाता है, पर अब तेजस्वी जेडीयू के इस वोट बैंक में सेंधमारी की फिराक में है। इसी को लेकर उन्होंने पटना में अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन किया और अति पिछड़ा समाज को साधने की भी कोशिश की। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं आरजेडी को ओवैसी के चैलेंज की। किशनगंज के बहादुरगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी को खुला चैलेंज दे दिया। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी ने हमारे 4 विधायक तोड़े हैं, अब 24 आएंगे। ओवैसी के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में सीमांचल में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम मिशन शुरू हो गया। बिहार दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने किशनगंज के बहादुरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने यहां एक बार फिर 4 विधायकों को तोड़ने पर आरजेडी पर जमकर हमले किए। ओवैसी ने तेजस्वी को सीधे सीधे चैलेंज करते हुए कहा कि तुमने 4 एमएलए तोड़े, अब 24 आएंगे। ओवैसी ने बिहार से आरजेडी को भगाने की बात कही। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। ओवैसी ने सीमांचल में अपना मिशन का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने साफ कर दिया कि सीमांचल में अभी कई और जलसे होंगे। ओवैसी ने लोगों से अपील की कि अगर कोई पैसा बांटता है तो जरूर लीजिए, पर वोट एआईएमआईएम को दीजिए। मगर आज बहादुरगंज की इस मुबारक सरजमीन से हमने बिहार के चुनाव का एक बिगल बजा चुके हैं। आपको दौलत देंगे, जरूर लीजिए, छोड़िए मत, छोड़िए मत, जरूर लीजिए, जितना देंगे लीजिए, मगर वोट पतंग छाप को पड़ेगा इंशाअल्लाह। किशनगंज में आरजेडी पर ओवैसी के हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोलते हुए एआईएमआईएम को और बीजेपी की बी टीम बता दिया, तो जेडीयू ने कहा ओवैसी कुछ भी बोलें, सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। बिहार में कौन बीजेपी की बी टीम बनकर घूम रही है, यह बिहार की जनता को और सीमांचल वासियों को पता चल गया। वो 24 क्या लाएंगे, इस बार तो वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रहेगी, और 4 कैंडिडेट तो मिलेगा नहीं, तब ये चुनाव यहाँ क्या लड़ेंगे। ओवैसी जी, आपको खंजर तेजस्वी जी ने मारा कि आप खंजर तेजस्वी जी को मारे, ये तो आप दोनों के बीच का आंतरिक मामला है। हम तो बस केवल इतना जानते हैं कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से तय कर लिया है कि 2025 से 30 और आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर आए थे। बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। अब ओवैसी आरजेडी पर उनके विधायकों को चुराने का आरोप लगाते हुए जमकर हमले बोल रहे हैं। सीमांचल में ओवैसी के मिशन मुस्लिम से सियासत गर्मा गई है। किशनगंज से संवाददाता आशीष और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब बात एक ऐसे सवाल की जिस पर बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर जोरदार हमला किया।
उन्होंने तेजस्वी से सवाल किया कि वो सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, तो ये भी बता दें कि आखिर उन्होंने नाबालिग रहते 1000 करोड़ की संपत्ति कैसे बना ली, ताकि आम लोग भी 1000 करोड़ के मालिक बन सके। ललन सिंह के बयान पर आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया है, आपको दिखाते हैं। केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले पर बिहार में क्रेडिट की होड़ लगी है। तेजस्वी यादव बार बार लालू प्रसाद और खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बता रहे हैं और जातीय जनगणना के फैसले का क्रेडिट ले रहे हैं। इस पर अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में लालू फैमिली के अलावा किसी के हित की बात नहीं होती। उन्होंने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि तेजस्वी को समाज और गरीबों की इतनी ही फिक्र है तो वो नाबालिग रहते करोड़पति बनने का फॉर्मूला लोगों को बता दें, ताकि हर कोई करोड़पति बन सके। आपका एजेंडा सामाजिक समरसता है। आपका एजेंडा अगर गरीबों को के उत्थान का एजेंडा है तो उसका कोई एजेंडा बताइएगा ना। तो 1000 करोड़ रुपया कैसे आप बना लिए नाबालिग रहते हुए? ये भी तरह का फॉर्मूला ना है भाई। तो ये भी फॉर्मूला को बताइए कि ये फॉर्मूला से हम बन गए 1000 करोड़ के मालिक। ललन सिंह ने लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करते हुए कहा कि लालू परिवार का बस 2 ही एजेंडा है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इस पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए ललन सिंह पर कई सवाल दाग दिए। तेजस्वी प्रसाद यादव 1000 करोड़ के मालिक हैं कि बिहार के सबसे चहेते नेता हैं, इसका सर्टिफिकेट ललन सिंह देंगे क्या? वो अपने बारे में जरा बताए ना, वो कहां से कहां आ गए, किस मंत्री के पीए थे और अब उनके पास कितनी संपत्ति हो गई। बिहार की सियासत में जाति जनगणना को लेकर शुरू हुई क्रेडिट वॉर अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सामाजिक न्याय के इस मुद्दे पर जनता किसे अपना समर्थन देती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। पटना में कल महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। दीघा रिजॉर्ट में होने वाली कल की मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस, माले और वीआईपी के नेता मौजूद रहेंगे। मीटिंग में तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ सभी पार्टियों के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। महागठबंधन की इस बैठक पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन जनता को एक बार फिर महाभ्रम परोसने की तैयारी में है। मीटिंग कम, महानाटक ज्यादा होगा। हर कोई सूत्रधार बनना चाहता है, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट गायब है। कथित बैठक जो महा मीटिंग बोल रहे लोग सुनकर ऐसा लगता है कि बिहार की जनता में एक बार फिर से ये लोग महाभ्रम परोसने की तैयारी में हैं। यह मीटिंग कम, महानाटक ज़्यादा होगा, जहां हर कोई सूत्रधार बनना चाहता है पर स्क्रिप्ट ही गायब है इनका। बिहार की जनता को चाहिए विकास, रोजगार और अस्थिरता, न कि गठबंधन का गुटखा जिसे चबाकर थूक दिया जाता। दरअसल ये नॉन बंधन वाला गठबंधन है। इसमें आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई बंधन नहीं, सब अपनी अपनी फिराक में है। जब जिसको जहां मौका लगेगा एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंक देंगे। और वहीं महागठबंधन की अहम बैठक कल होने वाली है। जहानाबाद पहुंचे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कल की बैठक ऐतिहासिक होगी। बैठक में सभी दलों के जिलाध्यक्ष एक मंच पर जुटेंगे। आगे की रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। का जो कल बैठक है उसमें हम लोग लगभग 6 अलायंस पार्टनर हैं और वो 6 अलायंस पार्टनर के जिला अध्यक्ष जो है एक साथ पहली बार ऐसा हो रहा है गठबंधन में कि किसी गठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष, सभी लोग एक साथ बैठ कर के पटना में कल मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, जनहित के मुद्दों पर बात होगी और गठबंधन के मजबूती पर बात होगी। और ये आने वाला समय में कल आपको ये गठबंधन का जो बैठक होने जा रहा है वो काफ़ी ऐतिहासिक और सफल होने जा रहा है।
और वहीं देखिए, जातीय जनगणना पर भी लगातार पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद 6 साल तक मनमोहन सरकार में मंत्री थे तो जातीय गणना उन्होंने क्यों नहीं करवाई। बीजेपी सांसद ने कहा कि जातीय गणना कराना सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है, संविधान की यही व्यवस्था है और ये मानना भी होगा। गणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, संविधान की यही व्यवस्था है। प्रदेश सरकारें सर्वे करा सकती हैं। लालू प्रसाद जी 6 साल मंत्री थे ना मनमोहन सिंह की सरकार में, क्यों नहीं करवाया? बड़े मंत्री थे, उनके ऊपर आश्रित थी उनकी सरकार, कमिटमेंट नहीं था। और अब खबर मधेपुरा से, जहां वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समाज का प्रदर्शन चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान मंच टूट गया। मंच टूटने से कई नेता घायल हो गए। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर और सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर समेत कई नेता घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। ये देखिए, तस्वीरें उस वक्त की है जब एक तरफ वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे और उसी वक्त देखिए मंच टूटता है और सभी नेता नीचे की तरफ आ जाते हैं। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर, सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर, ये दोनों जख्मी बताए जा रहे हैं। टूट गई, जिसमें हमारे प्रमोद भाई जो है, प्रमोद भाई के अंगूठे में फ्रैक्चर आया है, बाकी सब कुछ है। लगभग कितने आदमी घायल हुए हैं? घायल छोटा मोटा घायल तो हमको लगता है 3-4 आदमी हुए हैं। किसी का पाँव छिलाया है, किसी का पैजामा फटा है, लेकिन ये जो गहराई से चोट लगी है अंगूठे का फ्रैक्चर प्रमोद है। और बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब नए भवन के साथ मरीजों की सेवा के लिए तैयार है और सीएम नीतीश कुमार ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के पहले फेज के 2 टावर का आज उद्घाटन कर दिया है। पहले फेज में कुल 1117 बेड के अस्पताल का उद्घाटन हुआ, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और जनरल वार्ड से लेकर आईसीयू बेड तक तैयार किए गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए शिलान्यास हुआ और आज इसका उद्घाटन भी हुआ। बहुत ही विशेष खुशी का दिन है जब पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और श्री नीतीश कुमार जी का यह सपना था कि पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया जाए। हम सब लोग को ये 3 फेज में ये अस्पताल तैयार करना है। आज उसके फर्स्ट फेज के 1117 बेड का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है और यहाँ जो उद्घाटन किया गया है उसमें कुल 22 ऑपरेशन थिएटर हैं जो अलग अलग विभाग के मरीजों को देखा जाना है, वो ओपीडी की व्यवस्था इसके अंदर होगी। उसके अतिरिक्त कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, आई, ईएनटी, पेडियाट्रिक, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ऑप्स, गायनी और जेरियाट्रिक, इन सारे विभागों के मरीजों की देखभाल यहाँ की जाएगी। अभी तो और बनना है, लेकिन अभी जो बना है 1100 जो बेड का अप्रोक्सीमेटली बन रहा है, तो उसमें जो है सो हम लोग थर्ड फ्लोर पे हम 8 डिपार्टमेंट लिए जा रहे हैं। कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, डेंटल, आई, ईएनटी, जेरियाट्रिक्स, पीएसएम, ये सब जो है सो हम करेंगे। और उसका सबसे बड़ी बात है कि 15 के बाद मैं कोशिश करूंगा कि 15 के बाद मेरा मेडिसिन, जेरियाट्रिक्स, पीएसएम चालू हो जाए। और अब खबर नीट परीक्षा को लेकर है। 4 मई यानी कि कल नीट की परीक्षा होनी है और ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई बिहार ने एडवाइजरी जारी की है। ईओयू ने कहा कि किसी भी हालत में भ्रम फैलाने वालों पर ध्यान न दें और जो लोग भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। कल यानी 4 मई को नीट पेपर है और नीट एग्ज़ाम को लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार ने एडवाइजरी जारी की है। दरअसल 2024 में जिस तरीके से नीट पेपर लीक कांड हुआ था उसको लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो एहतियात बरत रहा है और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें जो परीक्षार्थी हैं उनको सतर्क करते हुए यह कहा गया है कि नीट पेपर को लेकर अफवाह जो फैला रहे हैं उनके बारे में जानकारी दें
और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर एक बैठक भी हुई है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है 8544428404 और इस व्हाट्सएप पर किसी भी तरह की जानकारी जो है वो अभ्यर्थी जो है दे सकते हैं। प्रश्न पत्र या उत्तर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी का प्रयास किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को आगाह किया है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने और कहा है कि इससे बचने की आवश्यकता है। अगर कोई भी व्यक्ति नीट से जुड़े प्रश्न पत्र या उत्तर उपलब्ध कराने के बदले पैसे की मांग करता है तो नज़दीकी के थाने में या फिर साइबर थाने को इसकी जानकारी दें। अगर कोई व्यक्ति फ़ोन या मैसेज के जरिए प्रश्न पत्र या उत्तर देने की बात करता है तो उस पर भरोसा नहीं करें और अपने नज़दीकी थाने या साइबर को जानकारी दें। ऐसे झूठे मैसेज को आगे भी आपसे नहीं बढ़ाने की अपील की जाती है। गौरतलब है कि पुलिस को यह बताया गया कि धोखाधड़ी या नकल करने वालों को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नया कानून भारतीय न्याय संहिता भी ऐसे मामलों में सख्त सज़ा दे सकता है। इस तरह का प्रावधान बनाया गया है। परीक्षार्थियों से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल एग्ज़ाम होना है और ऐसे में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो परीक्षार्थियों के हित में एडवाइजरी जारी किया है और उसकी अपील है कि किसी भी तरीके से परीक्षार्थी जो है वो अफवाहों के चुंगल में ना फंसें और ख़ुद को बचाए रखें। परीक्षा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने भी अपने तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और कल 2 बजे से परीक्षा होनी है और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में होगी। पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं होगी। तमाम तरह के जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नीट एग्जाम को लेकर तैयारी पूरी है। परीक्षा को लेकर बिहार ईओयू के डीआईजी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। परीक्षा को लेकर भी हम लोग ईओयू में सक्रिय हैं और 2 दल का हम लोग गठन किए हैं। एक दल जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग दल है, जो कि सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज या सूचनाएं आ रही हैं उसका लगातार मॉनिटर अनुश्रवण कर रहा है और वो सूचनाएं अगर कुछ फ्रूटफुल लगता है तो हमारे छापामारी दल को देता है और छापामारी दल हमारा रेडी हालत में ईओयू में बना हुआ। जब भी उस तरह की कोई सूचना मिलेगी तो हम लोग ऑल ओवर बिहार कहीं भी जरूरत होगी तुरंत छापामारी कराएंगे और गिरफ्तार करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि किसी भी तरीके से इसमें से ठग गिरोह को सफल नहीं होने देंगे और नीट की परीक्षा पूरी तरीके से बिहार में शांतिपूर्ण सफल होगी। तो 4 मई को नीट की परीक्षा होने वाली है और इसे लेकर गोपालगंज में 6 परीक्षा केंद्र भी तैयार किए गए हैं, जहां पर 4000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसे देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली ना हो, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है। इसके साथ ही जैमर भी लगा दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए देश भर में आयोजित होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नीट 2025 की परीक्षा कल 4 मई को आयोजित होगी। गोपालगंज में भी इस परीक्षा को लेकर कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें गोपालगंज का केंद्रीय विद्यालय, एसएस बालिका +2 स्कूल, वीएम इंटर कॉलेज, एमएम उर्दू हाई स्कूल, मुखीराम +2 स्कूल और डीएवी हाई स्कूल शामिल है। परीक्षा का आयोजन दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी, लेकिन परीक्षार्थियों को सुबह में 11 बजे से प्रवेश केंद्र पर एंट्री कर लेना होगा। क्योंकि पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो गोपालगंज में नीट का एक परीक्षार्थी पकड़ा गया था, यानी कि मुन्ना भाई सीबीएसई परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया था। इसको लेकर इस बार पहले से ही प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल रूप से पूरी की गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां नीट की परीक्षा से एक दिन पहले एक अभ्यर्थी ने खुदकुशी कर ली है। अभ्यर्थी की पहचान मधुबनी के विवेक मंडल के रूप में की गई, जो कि पटना में अपनी बड़ी बहन के साथ रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया है, छानबीन की जा रही है। वहीं छात्र के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। और गोपालगंज से खबर, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने होटल में छापेमारी की। आपत्तिजनक हालात में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 लड़के और 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बालिग पाए जाने पर सभी को बॉन्ड भरवाकर छोड़ भी दिया गया। पुलिस ने होटल मालिक को भी नोटिस भेजा है। पुलिस की कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार, दिखाते हैं आपको। गोपालगंज पुलिस ने सेक्स रैकेट के अड्डे पर छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के
थावे रोड स्थित होटल शबनम में की गई है। होटल में छापेमारी के बाद 3 युवक और 3 युवतियों के साथ होटल के मैनेजर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस वक्त नगर थाने में सभी को लाकर रखा गया है और ये कार्रवाई गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर की गई है। छापेमारी के दौरान कई लोग फरार हो गए। हालांकि 3 युवक और 3 युवतियों के साथ होटल के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस छापेमारी के बाद से होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब खबर छपरा से, जहां सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक ई रिक्शा वार्ड के अंदर दाखिल हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मरीज के दबंग परिजन जबरन अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई की धमकी देकर उन्हें बाहर निकाला। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में किस तरीके से रिक्शा लेकर घूमा जा रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए, इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें हैं। हालांकि बहुत रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि जो मरीज के परिजन हैं उन्होंने जबरदस्ती यहां पर स्टाफ के साथ की और दबंगई दिखाते हुए ई रिक्शा लेकर वो अंदर तक दाखिल हो गए। बाद में उन्हें जब धमकाया गया, कार्रवाई करने की बात कही गई, तो उन्होंने ई रिक्शा को बाहर निकाला। और वहीं मधुबनी के रहने वाले एक नाबालिग के साथ जयपुर में हिंसा की सारी हदें पार कर दी गई। दरअसल मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र का एक नाबालिग जयपुर में नौकर का काम करता था, जहां पर मालिक ने उसके साथ हिंसा की सारी हदें पार कर दी हैं। पीड़ित का कहना है कि वहां उसके साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता था, उसकी लाठी डंडों से पिटाई की जाती थी, साथ ही गर्म सलाखों से शरीर के कई हिस्सों को दागा भी जाता था। जहां भी वो किसी भी तरीके से जाता, शिकायत करता, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अपनी जान बचाकर वो भाग पाया। फिलहाल पीड़ित का सदर अस्पताल में इलाज हो रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 4 महीना मारी है, लगातार 4 महीना तक मारपीट की। तो यहाँ घर पर फोन तो नहीं किए तुम? नहीं, यहाँ तो कड़ी लगा था, तो कहा तो सब तो उठाए कर। अच्छा, तो तुम्हारा जान कैसे बचा? उसको तो गोली खगड़ा दिया हुआ मालिक सद्दाम। अच्छा, बैठा दिया है। हाँ, तुम जाओ बस स्टेशन में उतर जाना। तो उसको था साथ में एक लड़का, हाँ। तो उठाना कर लाया किसी की कोशिश कर। तो 11 बजे रात में छोड़ा, तो मेरा बाप गया लाने। पतौना थाना से थाना के पहुँच यहाँ तक नहीं भेल गए। हम मान के चलू बच्चा के लवारिस पा के हम यहाँ जमा केने छी। दवाई बीरो में कमजोरी है, अब की करूँ, हम कर्जा उधार कऽ के कुछ एम्हर से गोटी दवाई मिलल गा, बाकी हम कीन के बच्चा के खिबै छी। और अब आपको मोतिहारी से एक बड़ी खबर दे देते हैं। वीआईपी का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, जहां पर अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। मछली चावल की लूट हो गई। कार्यक्रम छोड़कर कार्यकर्ता मछली चावल लूटने में लगे। तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से धक्का मुक्की की है। ये तस्वीरें देखिए, आपके सामने हमने रखी है। एक तरफ कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था क्योंकि चुनावी मौसम है, यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही थी। आगे किस तरीके से ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को पहुंचना है, जनता से कनेक्ट करना है। लेकिन वहां पर देखिए क्या हो रहा था। बताया जा रहा है कि खाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन समय से पहले मछली चावल की लूट हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यक्रम छोड़ कार्यकर्ता मछली चावल लूटने में लगे। अब सवाल यह है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में कैसे जाएंगे और जीत की हुंकार जो भरी जा रही है उसे वो कैसे पूरा करेंगे। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए शिप्रा झा के साथ।